आज की ये भूतिया कहानी है रेखा की। रेखा चंडीगढ़ की रहने वाली है। रेखा की फैमिली में रेखा, उसकी मम्मी, पापा, उसकी छोटी बहन और रेखा रहती है। तो जो शुरुआत में उनके घर की कंडीशन थी, जो घर के हालात थे, वो अच्छे नहीं थे। लेकिन रेखा और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब उनकी जॉब लगती है तो धीरे धीरे उनके जो घर की कंडीशन होती है, जो घर के हालात होते हैं, वो अच्छे होने लगते हैं। अब वो अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को जीने लगे थे, क्योंकि अब उनके पास अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। और अब फाइनली वो टाइम आता है जब रेखा की शादी होने वाली होती है और उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा होता है। और फाइनली कुछ दिनों के बाद उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। वो लड़का देहरादून का होता है और उन दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से हो जाती है। और अब जो रेखा होती है वो देहरादून में रहने लगती है अपने पति के साथ। और देहरादून के जिस एरिया में वो रहती है वो काफी अच्छा एरिया होता है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पैसिफिक मॉल होता है, जहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता मेन रोड से होकर जाता था उसके घर से सीधा पैसिफिक मॉल तक, और उस रास्ते से जाने में उन्हें आधे घंटे का समय लगता था। मतलब कि रेखा मेन रोड से होकर जब पैसिफिक मॉल जाती थी तो उसे आधे घंटे का समय लगता था। वही जो दूसरा रास्ता था वो एक शॉर्टकट रास्ता था पैसिफिक मॉल तक जाने का। लेकिन उस रास्ते के बीच में आधा दूर जंगल पड़ता था। वो एरिया बहुत ही ज्यादा शांत होता था। अब जाहिर सी बात है कि सुनसान रास्ते में इंसान ना के बराबर होते, लेकिन वो रास्ता रेखा के घर से पैसिफिक मॉल तक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता होता है, जिसके मदद से वो मात्र 12 या 13 मिनट में अपने घर से पैसिफिक मॉल पहुंच जाया करती थी। तो अब जब रेखा देहरादून में रहने लगती है अपने पति के साथ, अपने पति के पूरे परिवार के साथ, तो ये उसी पैसिफिक मॉल में जॉब ज्वाइन करती है। पहले तो ये 1-2 महीने जॉब पर जाती है। ये उसी रास्ते से पैसिफिक मॉल जाया करती थी जो कि शॉर्टकट था, जिसके बीच में जंगल पड़ता था। ये शुरुआत के महीने में उसी रास्ते से होकर पैसिफिक मॉल जाया करती थी, क्योंकि अभी तक उसे इस रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। और वो आत्मा, भूत, चुड़ैल, इन सब चीजों में विश्वास भी नहीं किया करती थी। इसीलिए रेखा अक्सर जंगल वाले रास्ते से ही जाया करती थी। उस रास्ते के बारे में अफवाहें तो बहुत सारी थी। कुछ अफवाहें तो ऐसी भी थी कि उस रास्ते पर लोग काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक भी करते हैं। बहुत सारी चीजों के ऊपर अपनी बलाएं निकालकर काफी सारे लोग उस रास्ते के बारे में ये भी कहते थे कि अक्सर वहां पर खतरनाक जंगली जानवर भी आ जाया करते थे। तो एक डर उसका भी रहता था, और भूत प्रेत का तो डर रहता ही था। उस रास्ते पे तो काफी सारी अफवाहें थी उस रास्ते के बारे में, उस जंगल वाले रास्ते के बारे में। लेकिन रेखा फिर भी उसी रास्ते से आया जाया करती थी, क्योंकि कुछ लोग भी उस रास्ते से आया जाया करते थे। अब 1, 2, 3, 4 इनफैक्ट 5 महीने बीत गए और अब रेखा प्रेग्नेंट होती है। और अभी भी वो जॉब पे जाती थी और 2-3 महीने हो चुके थे उसे जॉब पे जाते हुए, प्रेगनेंसी के बाद भी। अब एक दिन उनके ऑफिस में किसी कॉलीग की पार्टी थी, तो ये लोग सच सावर कर गए, पूरा पार्टी वगैरह एंजॉय करी। और इस दिन इन्हें घर आते वक्त थोड़ा लेट हो गया। अब थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो उस दिन रेखा जब अपने घर आ रही थी उसी जंगल वाले रास्ते से, तो उस दिन उसे ऐसा फील हुआ कि उसे पीछे से कोई फॉलो कर रहा है। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं होता है। अब इसे उतना डर वगैरह नहीं लगता था, तो ये उस बात को इग्नोर करती है और चलते रहती है और फिर फाइनली अपने घर पहुंचती है। लेकिन उस दिन रेखा को ऐसा फील हुआ कि जब तक वो घर नहीं पहुंची थी तब तक उसे कोई फॉलो कर रहा था। और जब वो अपने घर पर पहुंची तो वो रिलैक्स हो गई कि चलो मैं सेफ हूँ, मैं मेरे घर पर हूँ। फिर रेखा फ्रेश वगैरह होकर खाना पीना खाती है। और उस दिन ये थोड़ा वीक फील कर रही थी, तो ये जाकर सीधा अपने कमरे में सो जाती है। अब जब ये अपने कमरे में जाकर सो गई तो इसने रात को कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी, बस थकान फील कर रही थी। लेकिन जब अगली सुबह रेखा सोकर उठती है तो ये अपने घर में सबको बता रही होती है कि मुझे ना कल रात को एक सपना आया था। अब वो सपना था या कुछ और था मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं उठ रही हूँ, मैं जागी भी हूँ, और वो मेरे साथ सच में हुआ है। लेकिन सच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये सपना है। रेखा ऐसे कंफ्यूज होकर सबको ये बता रही थी। रेखा कहती है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे सामने एक बंदा खड़ा है। वो बहुत ही हट्टा कट्टा है, मतलब कि उस बंदे की बॉडी है और वो पूरा लंबा चौड़ा एक नौजवान बंदा है। और वो ना मुझे कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही थी। बस वो मुझे कुछ बोल रहा था एक अलग लैंग्वेज में जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। और मैं उससे बोल रही हूँ कि क्या बोल रहे हो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सपना देख रही हूँ तो मैं सपने में ही उसे बोल रही हूँ कि तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो बंदा धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगता है और वो रेखा से उसी अलग भाषा में बात करे जा रहा है। लेकिन रेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो बोल क्या रहा है। और ये बार बार उसे बोले जा रही है कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जैसे ही रेखा ने उसे इतना बोला तभी वो बंदा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भागता हुआ रेखा की ओर आता है उसे मारने के लिए। और ये देखते ही रेखा मुड़ी और वहां से भागने लगी। लेकिन तभी उस बंदे ने अपना हाथ चलाया और वो जाकर सीधा रेखा के पीठ पर लगा और वो नीचे गिर गई। और तभी अचानक से उसकी नींद खुल गई। अब ये सपना देखने के बाद उसने कहा कि ये बड़ा अजीब सा सपना आया है मुझे। अब उसकी ये बात सुनकर घर वालों ने कहा कि सपना तो सपना होता है, सपने में तो कुछ भी आ सकता है, छोड़ो
इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लो। अब रेखा ने भी सोचा कि हाँ यार, बोल तो ये सब सही रहे हैं, सपना तो सपना होता है। और यही सब सोचकर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो ऑफिस के लिए रेडी होने चली गई। और जब वो तैयार हो रही थी, नहा रही थी, तभी वो अपने बॉडी पर साबुन लगाती है। तभी उसने अपनी पीठ पर साबुन लगाया और जैसे ही उसने अपनी पीठ पर साबुन लगाई तो उसे हल्का हल्का जलन महसूस हुई। और जैसे ही उसने ये नोटिस किया तो वो उसे देखने की कोशिश करी, लेकिन पीठ पर था तो वो उसे दिखा नहीं। उसके बाद जब वो बाहर आई नहाने के बाद और फिर उसने ये अपनी सासू माँ को बताया, वो कहती है कि मेरी पीठ पर जलन हो रही थी, आप देखकर बताना कि वहां पर कुछ हुआ है। और जब उसकी सासू माँ ने देखा तो उन्होंने देखा कि रेखा की पीठ पर 3 उंगलियों के निशान पड़े थे और जहां पे वो निशान पड़े थे वो एरिया पूरा लाल हो चुका था। अब जैसे ही उसकी सासू माँ ने ये देखा तो उन्होंने रेखा को बताया कि तुम्हारे पीठ पर 3 उंगलियों के निशान पड़े हुए हैं और वो पूरा लाल हो चुका है। अब जैसे ही रेखा ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि यार ये कैसे हो सकता है। और तभी उसकी सासू माँ उसे डांटने लगती है कि तुम लोग अक्सर मजाक में एक दूसरे को मारते रहती हो, छेड़ते रहती हो, ये उसी का असर है, ऐसे मत किया करो, कभी किसी ने तुम्हें कस के मार दिया होगा, ये उसी का असर है। लेकिन रेखा हैरान थी क्योंकि उसे पता था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर कभी हुआ भी होगा तो यार मजाक मजाक में, इतनी गहरी चोट तो नहीं लग सकती है। फिलहाल उस समय उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो वो उस समय तो इस बात को इग्नोर करती है और जल्दी से तैयार होकर वो वहां से ऑफिस के लिए निकल जाती है। और आज वो ऑफिस में भी थोड़ा वीक फील कर रही थी। और जब शाम को वो ऑफिस से घर आती है तो वो अपने पति के साथ खाना पीना खाती है और जाकर सो जाती है। और उस रात उसके पति ने ये नोटिस किया, जब आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जो उसकी बीवी है रेखा, वो आधी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे ही किसी दूसरे भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। और वो ना बिल्कुल ही अलग सी लैंग्वेज थी जो कि उसके पति को भी समझ नहीं आ रही थी। तभी उसके पति ने रेखा को हिलाया। जैसे ही उसने रेखा को झटका दिया तो वो अचानक से उठ गई, नींद खुल गई और वो उठकर बिस्तर पर ही बैठ गई। तो वो अपने पति से पूछती है कि क्या हुआ। और जैसे ही रेखा की नींद खुली तो उसके पति ने बताया कि कुछ नहीं, तू सपना देख रही थी, कुछ और पता नहीं, अजीब सी लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी, इसलिए मैंने तेरे को हिला दिया, सोचा कि तू कोई बुरा सपना देख रही थी। और इसके बाद रेखा और उसके पति दोनों को इस बात को इग्नोर करके दोबारा से सो जाते हैं। लेकिन सोने के थोड़ी ही देर बाद रेखा दोबारा से कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है और वो फिर से उसी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोले जा रही थी। और इस बार फिर से उसके पति की नींद खुल गई और इस बार भी उसने रेखा को उठाया और कहा कि क्या कर रही है तू, क्या क्या बोले जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है तेरे साथ, तुम बात किस भाषा में कर रही हो। और वो रात भी जैसे तैसे करके कट गई। उन दोनों की अब धीरे धीरे रेखा की तबीयत खराब होने लगती है, वो और भी ज्यादा वीक फील करने लगती है। अब जब उसके पति ने ये बात उसके घर में बताई कि रोज रात को पता नहीं ये किसी अजीब से लैंग्वेज में कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है और वो भाषा मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी है, तभी उसके घर वालों को ये याद आता है कि जो रेखा है वो पहले ही दिन बता रही थी कि उसने एक अजीब सा सपना देखा है जिसमें वो आदमी पता नहीं किसी अजीब सी लैंग्वेज में रेखा से बात कर रहा होता है। और उसी के सुबह उसके पीठ पर वो उंगलियों के निशान भी थे। तभी उसके घर वालों ने ये डिसाइड किया कि बगल में ही एक दरगाह है, इसे वहीं पर लेकर चलते हैं, वहां पर इसे बाबा से दिखाएंगे, देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। अब ये सभी लोग दरगाह में जाते हैं और जैसे ही ये लोग दरगाह में पहुंचते हैं तो बाबा ने जैसे ही उसे देखा तो वो उनसे कहते हैं कि इसके ऊपर एक जिन लगा हुआ है। अब बाबा उसके सभी परिवार वालों को ये डिटेल में बताते हैं कि जिन जो चीज है वो इंसानों के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये इंसानों को दिखते नहीं हैं। वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो भटकते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो किसी को असॉल्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं। और दरगाह पर जो बाबा थे उन्होंने इन सभी को अच्छे से बताया कि इसके पीछे एक जिन लगा हुआ है और इसी वजह से इसके साथ ये सारी चीज हो रही है। और तभी वह बाबा कहते हैं कि डरो मत, मैं इसे झाड़ फूंक कर देता हूं, ये ठीक हो जाएगी। अब जैसे ही वो बाबा इसे झाड़ फूंक करने लगते हैं तो जो रेखा होती है वो दौड़ती है, जाकर दरगाह के ऊपर बैठ जाती है। अब ये देखकर उसके फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और वो सोचते हैं कि चल क्या रहा है। ये सब बाबा उसके अंदर से जिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये है कि जाकर दरगाह के ऊपर बैठ गई। तभी बाबा ने उसे वहां से निकाला। उन्होंने अपना जो भी प्रक्रिया किया जो कि वो करते हैं, उसके बाद बाबा ने रेखा को कहा कि अब ये ठीक हो गई है, अब तुम इसे अपने घर लेकर जा सकते हो, अब इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, जो जिन था वो इसके अंदर से निकल चुका है। अब जब इसके फैमिली वाले इसे घर लेकर गए तो एक दिन तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन फिर दूसरे दिन जो रेखा होती है वो बिना मतलब के सबसे लड़ाई करने लगती है। वो बिना मतलब के अपनी सासू माँ के साथ, अपने पति के साथ लड़ने लगती है, उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगती है, यहाँ तक कि ये उन्हें गालियां देने लगती है, अपने पति को, अपनी सासू माँ को गालियां देने लगती है। और जैसे ही रात होती है
तो वहां से हंसने की आवाज आती है। मतलब कि दिन भर इसने सबसे लड़ाई करी और रात में ये हंस रही थी। और सबसे डरावना पार्ट तो ये था कि जब वो हंस रही थी तो वो आवाज उसकी नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज में हंस रही थी। और ये सुनकर उसके परिवार के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और फिर अगले ही सुबह वो लोग रेखा को दोबारा से दरगाह में लेकर जाते हैं। और आज भी बाबा ने वो सेम चीजें करी। उन्होंने झाड़ फूंक किया और फिर से बाबा ने उसके फैमिली वालों को कहा, अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, अब तुम इसे अपने घर ले जा सकते हो, अब इसे कुछ नहीं होगा। और फिर जैसे ही परिवार वाले रेखा को घर पे लेके आए तो फिर 1-2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर दोबारा से इसने वही सारी हरकतें करनी शुरू कर दी। और इस बार तो वो अपने पति को मार रही थी, अपनी सासू माँ को गालियां दे रही थी और भी बहुत सी अजीबो गरीब सी हरकतें कर रही थे। लेकिन दरगाह से आने के बाद रेखा में एक चेंज था कि वो अगले सुबह उठकर अपने पति से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई असॉल्ट कर रहा है, कोई है जो मुझे फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, वो मुझे मार रहा है, धमका रहा है। और साथ ही वह मुझसे कहता है कि अगर अब की बार तुम किसी भी दरगाह या फिर किसी भी बाबा के पास गई या फिर मुझे अपने से अलग करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रेखा कहती है कि वो बंदा मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है। ये सुनकर अब उसकी पूरी फैमिली डर जाती है और अब वो जिस दरगाह में जा रहे होते हैं वो वहां जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें कोई सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा था। और फिर उन्होंने अपने मोहल्ले के लोगों से पूछा तो उन्हें पता लगा कि एक और दरगाह है और लोगों ने इन्हें वहां पर जाने के लिए कहा। तो ये लोग भी वहां पर जाने का फैसला करते हैं। इन्हें लगता है कि वहां पर जाने से शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। अब ये लोग वहां जाते हैं और वहां भी वो सेम एक्टिविटी होती है। जैसे ही बाबा ने रेखा को झाड़ना शुरू करा वैसे ही वो वहां से उठी और दौड़कर दरगाह के ऊपर जाकर बैठ गई। फिर बाबा ने रेखा को वहां पर जाकर हिलाया, झाड़ को किया। बाबा ने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया तो उस समय वह जिन रेखा के ऊपर से उतर गया। अब बाबा ने देखा कि वो जिन उसके ऊपर से उतर चुका है तो बाबा ने उसके परिवार वालों से कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, अब तुम इसे अपने घर लेकर जा सकते हो। अब जैसे ही ये लोग रेखा को घर लेकर आए तो वो जाकर सो गई। और फिर जब अगले सुबह रेखा सोकर उठी तो उसके हाथ पर, उसके गाल पर, उसके गले पर थप्पड़ के निशान पड़े थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसे बहुत मारा हो। और इस हरकत से रेखा इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी और वो लेटे लेटे ही सबसे कह रही थी कि कोई है जो कि रात को मुझे डराता है, मुझे मारता है। अब रेखा को यह पता चल गया था कि जब भी वो सोने जाती थी तो कोई बंदा आता था, उसे फिजिकल असॉल्ट करता था, मारता था, पिटता था और बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था। ये सब देखकर उसके फैमिली वाले और भी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर उसके बाद उस जिन ने रेखा को 4-5 दिनों तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो ये बोल रहा था कि अगर तुम मुझे खुद से अलग करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा, तुम बार बार किसी बाबा के पास इसे लेकर जाते रहोगे तो मैं इसे जान से मार दूंगा, इसलिए मुझे इससे अलग करने के बारे में सोचना भी मत। वो जिन रेखा की बॉडी से उसके परिवार वालों को ये सब बोल रहा था। अब फिर कुछ 4-5 दिनों के बाद रेखा के फैमिली वालों को यह पता चलता है कि वहां से करीब 500 किलोमीटर दूर एक मंदिर में एक पंडित जी रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है। और अगर हम लोग उनके पास जाते हैं तो पक्का हमें इससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अब फाइनली अगले ही सुबह ये सभी लोग रेखा को लेकर उस पंडित जी के पास जाते हैं। और फिर पंडित जी जैसे ही रेखा को देखते हैं तो फिर वो भी अपने पूरे विधि विधान के साथ प्रक्रिया करते हैं। और करीब 1 घंटा तक यह सब करने के बाद पंडित जी रेखा के घर वालों को बताते हैं कि इसके ऊपर सच में एक जिन पड़ा हुआ था जो कि बहुत पुराना जिन था और वो इसके पीछे लगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। और जो जिन वगैरह होते हैं वो प्रेग्नेंट लेडी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और साथ ही रेखा उस रात पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा सज धज के और परफ्यूम वगैरह लगाकर भी गई थी, इसीलिए ये जिन उसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था। फिर पंडित जी ने उनसे कहा कि मैंने अपना पूरा प्रक्रिया कर दिया है, झाड़ फूक भी कर दिया है और अब इसे ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन रेखा इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा फिजिकल कमजोर हो चुकी थी। मतलब कि उसे कोई पीट रहा है, कोई मार रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तो वो शरीर से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। शरीर भी उसका बिल्कुल पतला हो गया था, मेंटली भी वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन जब फाइनली उस बाबा के पास से वो लोग वापस घर आए तो रेखा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और फिर 15-16 दिन के बाद वो अच्छे से रिकवर भी कर गई थी। मतलब कि जो भी उसे फिजिकल नुकसान हुआ था वो सारा कुछ उसने इन दिनों में रिकवर कर लिया था। पहले वह जैसे फिट थी, अब वह बिल्कुल फिट हो चुकी थी
और आखिर में रेखा सबको ये बताती है कि वो जिन उसे जंगल वाले सुनसान रास्ते से जाने के दौरान लगा था, और पंडित जी और सभी बाबाओं ने भी यही बात कही थी कि ये जिन उसे उस सुनसान रास्ते से जाने के दौरान लगा था, और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि देर रात को वह उस रास्ते से अकेले आ रही थी। वो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से उसने परफ्यूम वगैरह भी लगा रखा था, और वो जिन इस पर इतना ज्यादा हावी हो गया था कि वो इस फिजिकल असॉल्ट करने लगा था। मतलब कि रेखा के साथ छेड़खानी करना, मारना पीटना और एक अलग ही भाषा में बात करना, यह सब वो जिन रेखा के साथ करने लगा था। और बहुत ज्यादा संभावना है कि जो भाषा रेखा नींद में बोला करती थी वो भाषा जिन की हो, और वो इसी भाषा में बातें किया करता हो। अपने बिरादरी के लोगों से, अपने बिरादरी के जिन से कुछ भी हो सकता है। खैर, रेखा फाइनली ठीक हो गई और अब वह बिल्कुल फिट है। अब उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये थी रेखा की एक रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही ऐसी और अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें, ताकि हम आपको ऐसी हॉरर कहानी सुना सके सबसे पहले।